अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं सारी पांचों आर्टिकल इसके हम फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो कुछ चंद प्रॉब्लम्स हैं जैसे MCQs हैं, तो ऐसा करें आप लोग बुक खोल लें, आप ये इसको स्टॉप कर दें वीडियो को, ठीक है, पास कर दें इसको और बुक ले आए आप। तो मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ, तो देखते जाएं और बाकी चीज़ें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ वो मैं नोट करवा देता हूँ, वो नोट कर लें, तब तक आप बुक ले आएं। इसमें देखें कि एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ है क्वेश्चन 1। फर्स्ट इसमें है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस could be very time consuming if it were not aided by a gentle section which is developed, कैसे डेवलप होती है, ठीक है, आगे दिए हुए हैं। if the paper covers the funnel into up to its circumference, ऐसा नहीं है, ठीक है। if the paper has got small sized pore in it, ये भी नहीं है। if the stem of the funnel is large so that it dips into the filtrate, ये भी नहीं है। gentle section develop होती है जब filter paper all its around, so internal जो surface है funnel की उसके fit tightly वहाँ adjust हो जाए, और इसका D आंसर है। और ये वैसे कहाँ पे लिखा हुआ है, आप पेज देखें, जो सेकंड पेज फर्स्ट पेज है, ठीक है, बल्कि सेकंड पेज 31 पेज, इसमें लास्ट में देखें फर्स्ट पैराग्राफ के, वहाँ पे लिखा हुआ है कि this section cannot develop unless the paper fits tightly all around its upper circumference। तो ये लास्ट में फर्स्ट पैराग्राफ के, ठीक है, आखिरी बिल्कुल लाइन यही है। तो डी ऑप्शन है, यहाँ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट का डी है। सेकंड है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किस तरह हम कूलिंग करते हैं, ठीक है, फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं या मॉडरेट करते हैं। ये हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि हम मॉडरेट रेट से करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है, यहाँ भी लिखा हुआ है, सेकंड बी है कि कैसे करते हैं, एज कोल्ड एट मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स। और ये आंसर क्रिस्टलाइजेशन में आप देखें कहाँ लिखा हुआ है, कूलिंग में देखें, ठीक है, पेज 32 पे 33 पे देखें, कूलिंग के स्टार्ट में लिखा हुआ है द हॉट फिल्टर्ड सोल्यूशन इज देन कोल्ड एट ए मॉडरेट रेट, शुरू में पहली लाइन यही है, तो सेकंड इसका ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन is an equilibrium process and it is controlled by the solvent extraction में लिखा हुआ है, solvent extraction के फर्स्ट, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको पार्टीशन लॉ भी कहते हैं, सी ऑप्शन हो गया। फोर्थ में solvent extraction method is particularly useful technique for a separation when the product is, ये भी देखें आप, solvent extraction ओपन करें, ठीक है, और जहाँ पे ये लॉ लिखा हुआ है बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ, उससे ऊपर पहली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन देखें, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन जो ब्लू कलर में दी हुई है उससे पहले देखें, द टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द प्रोडक्ट इज वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, डी ऑप्शन, ठीक। पांचवें में भी सिंपल है, कंपैरेटिव रेट्स जिस पे वो फ्लो करते हैं सॉल्यूट्स, जो कंपोनेंट्स क्रोमेटोग्राफी में हम उसको जो फाइंड आउट करते हैं रेशो, उसे RF कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं, RF वैल्यू कहते हैं सॉल्यूट की, तो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ए कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन अब कंपाउंड है, कंप्लीट मुकम्मल जो एनालिसिस होता है उसमें क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। तो यहाँ पे आएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव।
Second, during filtration, the tip of the stem of the funnel should touches inside wall of the beaker to avoid from splashing. ठीक है, ताकि छींटे ना पड़े. ये भी ये अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखें जो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेंटेंस देखें बिल्कुल वेरी बिगिनिंग चैप्टर में एक कंप्लीट एज लिखा हुआ है, कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. बिल्कुल दूसरी लाइन चैप्टर स्टार्ट में. ठीक है, और दूसरी लाइन कहाँ लिखी हुई है? टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द फनल शुड टच इनसाइड ऑफ द बीकर टू अवॉइड फ्रॉम स्प्लैशिंग. ये आप देखें कि ये इसी पेज पे फर्स्ट पेज पे फिल्ट्रेशन में देखें. ठीक है, तो जहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्कुल सेकंड लास्ट सेंटेंस इस पेज पे 30 पे अपना पेज नंबर 30 फर्स्ट पेज हो चैप्टर का है, सेकंड लास्ट सेंटेंस लास्ट में. इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन्स डाउन इनसाइड द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग. इसके ऊपर लिखा हुआ है कि टिप शुड टच द इनसाइड ऑफ द बीकर, तो स्प्लैशिंग आएगा यहाँ पे. इसी तरह थर्ड जो है ए फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज यूज टू, ये देखें सेकंड पेज. ठीक है, इस चैप्टर का यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कोनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर. तो यहाँ पे क्या आएगा? इंक्रीजेज द रेट ऑफ, तो इससे ठीक है इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. अब फोर्थ है सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व लार्ज अमाउंट. ठीक है, ये पहला देखें क्रिस्टलाइजेशन में जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है उसका जो पहला पॉइंट है यही है, इट शुड डिसॉल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली स्मॉल अमाउंट. तो पहले में लार्ज अमाउंट आएगा, फिर स्मॉल अमाउंट. अब मैक्सिमम अमाउंट भी लिख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप. फिफ्थ है रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग ए सिंगल एक्सट्रैक्शन विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. अच्छा, इसमें आएगा मोर एफिशिएंट आएगा. कहाँ ये लिखा हुआ है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देखें आप, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हाँ जी, ये जो पार्टीशन लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है ब्लू कलर में, इससे ऊपर देखें, इससे 2-3 लाइन ऊपर देखें लिखा हुआ है एज लिखा हुआ है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग सिंगल. ठीक है, अब आ जाए. अच्छा, ट्रू फॉल्स है उसको भी देख लेते हैं साथ साथ. जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चंस, पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट. ठीक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में ठीक है का ताल्लुक आइडेंटिफिकेशन से होता है, पहचान से होता है. फर्स्ट पेज में देखें. ठीक है, और फर्स्ट पेज के थर्ड सेंटेंस पूरे स्टार्ट में बिल्कुल शुरू में, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द केमिस्ट इज कंसर्न्ड विद द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, ये लिखा हुआ है, ये ट्रू है. अच्छा, सेकंड इफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रन स्मूथली देन स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन एम्प्टी. एम्प्टी नहीं है. ठीक है, ये फॉल्स है. यहाँ पे ये एम्प्टी की जगह अगर ठीक है रिमेन फुल ऑफ लिक्विड होता ना, ठीक है, तो फिर ये ठीक था. अब ये फॉल्स है. अच्छा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखें कि ये पेज पहले पेज पे देखें ऊपर से फिल्ट्रेशन, जहाँ फिल्टर पेपर की हेडिंग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं लाइन देखें. ठीक है, इफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एज लिखा हुआ है इज टू रन स्मूथली देन स्टेम ऑफ द फनल should remain continuously full of liquid not empty, लिखा हुआ है सातवीं लाइन से स्टार्ट हो रहा है. ठीक, अच्छा, इसी तरह थर्ड, ये तो पहला ट्रू है, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया, वैसे सेकंड फॉल्स है. थर्ड क्या कह रहा है? इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन देन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इमिसिबल सॉल्वेंट्स में बी अप्लाइड. ये भी फॉल्स है, गलत है. अगर यहाँ पे होता ना मिसिबल फिर ठीक था, तो मिसिबल होता है, इमिसिबल नहीं होता. देखिए क्रिस्टलाइजेशन में देखें, चॉइस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर्टिकल खोलें, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट देखें, और इसमें कितने पॉइंट लिखे हुए हैं? 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं. ठीक है, उसके बाद फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में 1 2 थर्ड लाइन देखें एज लिखा हुआ है
If none of the solvent is found suitable for crystallization, a combination of two or more miscible, ये लिखा हुआ miscible, यहाँ immiscible है, ठीक है, तो ये false है। फोर्थ क्या है? A solute distribute itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration depending upon the amount of solvent added या solute, ठीक है। ये डिपेंडिंग नहीं है, एक तो यहाँ पे solute आएगा, सॉल्वेंट की जगह क्या आएगा? सॉल्यूट आएगा। दूसरा डिपेंडिंग नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है, जिसको हम इररिस्पेक्टिव भी कहते हैं। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देखें, डेफिनेशन पार्टीशन ला के दी हुई है ब्लू कलर के अंदर, देखें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ला, या इसको ठीक है पार्टीशन ला कंट्रोल करता है। उसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? क्या? A solute distribute itself between two immiscible liquid layers in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added. Irrespective, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ solute added। तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट, ठीक है, और लास्ट फिफ्थ जो है ये ट्रू है। क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ पार्टीशन। ये टेक्निक पार्टीशन की है। बिल्कुल आखिरी पेज देखें चैप्टर का, जहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी का आर्टिकल शुरू हो रहा है, तो पहली लाइन ये लिखी हुई है, इट इज टेक्निक ऑफ पार्टीशन, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? पार्टीशन है। अब क्वेश्चन 4 आ जाए। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि जनाब, क्या लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, व्हाई देयर इज नीड टू प्यूरिफाई द क्रूड प्रोडक्ट। जो क्रूड प्रोडक्ट है, जो इम्प्योर प्रोडक्ट है, नाखालिस जो चीज़ है, इसको क्यों ज़रूरत होती है कि हम इसको प्योर करें? नाम से जाहिर है, देखें जो क्रूड का मतलब क्या होता है? नाखालिस होना, इम्प्योर चीज़ है। तो जो देखें जब हम लैब में सिंथेसिस करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। तो रिएक्टेंट ये जाहिर है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, तो जब प्रोडक्ट बन जाती है तो 100% तो कन्वर्जन, बहुत कम रिएक्शन है जिनमें होती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिएक्टेंट भी तो बच्चे होते हैं, तो कोई इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे हो सकती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ सॉल्युबल भी हो सकती हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकती हैं, याद रखिएगा। अगर सॉल्युबल हैं तो फिर क्रिस्टलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, वहाँ नेचर कंडीशन को देखते हुए क्रिस्टलाइजेशन से या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम रिमूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, उसको देखते हुए। और अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो या तो फिल्ट्रेशन से या फिर सब्लिमेशन से उनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये ज्योमेट्री पे भी इफेक्ट करती हैं, कलर पे भी इफेक्ट करती हैं। सो देयर इज ए नीड, लिहाजा ज़रूरत होती है कि हम प्यूरिफाई करें। मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लें। फोर्थ का, व्हेन ए सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, when a substance is prepared in a lab, it may contain soluble or insoluble impurities. The impurities में इफेक्ट असरअंदाज हो सकती हैं, इफेक्ट द कलर एंड ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स या प्रोडक्ट, ठीक है। तो व्हेन सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड इन लैब, तो इट मेक, ठीक, कंटेन, ये क्रूड होता है, इट इज यूजुअली क्रूड, ये आमतौर पर नाखालिस होते हैं। तो इट मे कंटेन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। द इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें वो कलर ज्योमेट्री दोनों को इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, soluble impurities are removed by क्या?
क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, वो क्या है, ठीक है, लिखना जाए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ substance and insoluble impurities are removed by sublimation or filtration। ये भी उसी तरह लिखना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ, ठीक है, रिमूविंग सब्सटेंस, उस नेचर देखते हुए। तो इस तरह आप इसको रिमूव कर सकते हैं। सो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, सो देयर इज ए नीड टू प्यूरिफाई द क्रूड प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत होती है क्रूड। अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो इसके साथ मैं आपको एक और एग्जांपल भी बता देता हूँ, मैं वो भी आप लिख सकते हैं। क्या कि आपको पता है NaCl क्या है, क्यूबिक, NaCl क्यूबिक होती है, क्रिस्टल होती है। अगर थोड़ी सी मिकदार में 10% अराउंड यूरिया डाल दे इसमें, तो ये क्यूब की जगह निडल लाइक हो जाती है, ठीक है, इसकी क्रिस्टल हो जाती हैं। तो जो लैब में अमूमन, इन शॉर्ट क्या है, जो लैब में हम चीज़ें तैयार करते हैं अमूमन वो क्या होती हैं, क्रूड होती है, नाखालिस होती है, एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं, सिंपली बात है, ठीक है। तो उनमें से ज़ाहिर हमारे मेन प्रोडक्ट है, उसको उसमें से हमने सेपरेट करना होता है। तो उसके लिए वो देखेंगे क्या है, वो जो चीज़ है वो सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, फिर उसके बाद सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बाद क्या देखेंगे हम कि वो टेम्परेचर के लिहाज से सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है या नहीं है, तो या सॉल्युबल या लेस सॉल्युबल है, ठीक है, एक पोलैरिटी में डिफरेंस है। तो इस बेस पे हम फिर ये देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना है हमने, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ करना है। इनसॉल्युबल है तो देखेंगे कि दो सॉलिड स्टेट में हैं, दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनमें से एक वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है तो फिर सब्लिमेशन से अलग कर देंगे, अदरवाइज एक सॉल्युबल एक ठीक इनसॉल्युबल तो हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 है इसमें कि देखें, बुक को साथ साथ देखें, 5 में क्या लिखा हुआ है कि वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एस्प्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं एस्टर और एस्टिक एनहाइड्राइड से, तो एस्प्रीन बनते हैं। तो कह रहा है इन जो एस्प्रीन है ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो फिर इसको हम कैसे अलहदा करेंगे। अब उसने आंसर वैसे बता दिया है, अगर और से देखें तो उसने आंसर बता दिया है। पहले क्या है कि वाटर इनसॉल्युबल है। तो पहले प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम है कि वो आपका प्रॉब्लम क्या है। ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन होगा एस्टिक एसिड के साथ, एस्टिक ठीक है एनहाइड्राइड के साथ, और साथ में यहाँ पे एस्टिक एसिड भी मौजूद है, ठीक है यहाँ पे। तो ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, एस्टिक एसिड है, और ये सैलिसिलिक एसिड है। अब इनका जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे और यहाँ से ये H ये निकल जाता है, ये तो ये चीज़ आपके पास बनती है ये O रह जाएगा, H की जगह यहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा, ये एसिटाइलेशन हो गई है। क्या हो गई ये, हम इसको कहते हैं, अच्छा इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसको एस्प्रीन भी कहते हैं, ठीक। ये है, ये अब प्रोसेस कराया, ये प्रोसेस हो गया। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि यानी जिस फ्लास्क में हमने रिएक्शन कराया है
तो ये फर्ज करें फ्लास्क है, ये इसमें हमने रिएक्शन कराया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एसिड, ठीक है, एसिड भी मौजूद है, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी मौजूद है, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड मौजूद है, और यहाँ पे एस्पिरिन भी मौजूद है, ठीक है, एस्पिरिन भी इसमें मौजूद है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि उसने कहा वाटर इनसॉल्युबल है, हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये पानी डाल देंगे, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। तो हम पानी, ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फौरी तौर पर, ठीक है, हम इसको इसमें उंडेल देंगे। तो ये एसिटिक एसिड भी इसमें आ जाएगा, सॉल्युबल है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और एसिटिक एसिड भी, एसिटिक एनहाइड्राइड भी, और सैलिसिलिक एसिड भी इसी में आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर फिल्टर पेपर पे एस्पिरिन जो है ये यहाँ पे रह जाएगी, तो हम इसको ये अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग कर सकते हैं, बाय द फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो मैं रीड कर देता हूँ आपको, आपने लिख लेना है, रीड मैं कर देता हूँ, मैं इक्वेशन ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, ठीक, इस तरह स्केच भी आप बना सकते हैं, बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, एस्पिरिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। After the aspirin is prepared, the reaction mixture is put into cold water. जैसे मैंने कहा रिएक्शन मिक्सचर हो गया, इसमें कोल्ड वाटर पानी डाल देंगे। एस्पिरिन सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट क्रिस्टल। तो जब इसमें डाल देंगे ठंडा पानी, इसमें फिल्टर करेंगे, ठीक है, तो फिर एस्टिक जो एस्पिरिन है, जो स्टाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये वाइट यहाँ पे आपको क्रिस्टल प्रेसिपिटेट यहाँ मिल जाएंगे। इट इज देन, ठीक है, ये बन जाएंगे, यहाँ पे ठंडे पानी में डालेंगे, इसको फिर आप फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर से यहाँ पे रह जाएंगे, बाकी चीजें पास आउट हो जाएंगी, वो तीनों इसमें क्या हैं, सॉल्युबल हैं, ठीक है। इट इज देन फिल्टर्ड, द क्रिस्टल्स ऑफ एस्पिरिन कम्स आउट एज ए रेजिड्यू के तौर पर हमें मिल जाती हैं, रह जाती हैं, इस तरह। अब आ जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट है ये कि ए सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म। दोनों में गौर से देखें, ए सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नेचर आपको पता है, मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इज सॉल्युबल कह रहे वाटर में भी और एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म में भी है। ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, इस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब लैब में हम तैयार करते हैं तो ये आखिरी स्टेजेस में कहाँ रह जाता है, एक्वस फेज में। इट रिमेन्स इन एक्वस लेयर। एक्वस फेज में डिस्क्राइब ए मेथड टू ऑब्टेन दिस लेयर, जैसा कि आयोडीन के केस में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोस्टली उसमें भी आयोडीन किसमें थी, एक्वस मीडियम में। मैंने पहले बताया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की अमूमन लैब में जो चीज़ें तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, सॉल्वेंट हम मोस्टली वाटर यूज करते हैं, चीप होता है, और ये ठीक है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट करें इसमें तैयार हुआ पड़ा है, इस बीकर में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है, इसमें ये ठीक है वाटर से का जी पानी में पड़ा हुआ है, ठीक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और ये वाटर में मौजूद है, लेकिन पानी में ये है लेस सॉल्युबल। तो इस तरह अगर एक कंपाउंड किसी सॉल्वेंट लेस सॉल्युबल हो तो हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से अलग हम कर सकते हैं। अब पानी आपको पता है पोलर है नेचर में, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सेपरेटरी फनल लेंगे, इस मिक्सचर को इसमें पोर करेंगे, हम पोर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ये मिक्सचर आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसी में मौजूद है। ऊपर से आप क्या करेंगे, कोई सॉल्वेंट, वो जैसे CCl4 पढ़ चुके हैं हम, वही डाल देंगे हम, ठीक है। तो
जो कंपाउंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे उसने कहा क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, बाकी उसमें मतलब जैसे मैं बता चुका उसमें कर देंगे, फिर इसको कैप करेंगे, शेक करेंगे, बाकी वही सारी बातें सॉल्ट एक्सट्रैक्शन में। तो ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, लेयर्स को अलग कर देंगे। तो बाय द टेक्निक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन याद रखना है, बाय द टेक्निक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये जो है ना, ये तैयार हो गया, ठीक हो गई ये बात। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 7 जो है ना, ठीक है, ये मैं कराता हूँ, मैं डोर नॉक हो रहा है, मैं 1 मिनट देख लूँ जरा। हाँ जी, तो ये तो हो गया है। अच्छा जी, अब क्या रह गया है जनाब, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 6 का अगर आंसर आप लिखना चाहें तो मैं रीड करा देता हूँ, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं। एज वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड बीइंग नॉन पोलर इन नेचर will be more soluble in non-polar solvent, that is organic solvent like chloroform, ठीक है। इसमें as the organic compound is present in aqueous layer can be separated by solvent extraction method using CCl4 or chloroform, ठीक है, इन सेपरेटरी फनल में। द ऑर्गेनिक कंपाउंड गोज टू ऑर्गेनिक लेयर में, क्लोरोफॉर्म या CCl4 लेयर में चला जाएगा, ठीक है, विच इज देन सेपरेटेड, ठीक है, एंड इवेपोरेटेड टू गेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अलग कर लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे ये है, इसमें ये मौजूद है, इसमें देखें कि ये 2 लेयर ऑर्गेनिक ऊपर है, उसमें चले जाएगा कंपाउंड, इसको अलग कर लेंगे, ये लेयर अलग कर लेंगे। बाद में इसको जो बीकर में होगा उसको क्या करेंगे, आप इवेपोरेट करेंगे, और ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली सॉल्वेंट होती है, इवेपोरेट हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, देखते हैं। अच्छा जी, 7 क्वेश्चन में ये बना हुआ है जनाब, इस दफा क्रोमेटोग्राम है एक, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राम है, यहाँ पे ये X, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, C है, D है, ठीक है। अच्छा जी, X में ये 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 कंपोनेंट थे। अच्छा जी, और अब उसके बाद हमारे पास A में एक कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये बात। B में ये कंपोनेंट है, ये यहाँ पे। C का भी एक उन्होंने बना दिया है, ये यहाँ पे है, ठीक है, इसी के सामने, ये B के सामने, ये A के सामने, ये X के सामने। X में 2 हैं, ठीक है, A में 1 है, B में 1 है, C में 1 है, और D में जनाब कितने हैं, 2 हैं। D में 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे इन्होंने बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जी हम क्या कह रहा है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं बल्कि हाँ, द फॉलोइंग फिगर शोज ए डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम ऑन पेपर विद 5 स्पॉट्स, ठीक है।
1 2 3 4 5 ये 5 स्पॉट्स हैं, ठीक है। अननोन मिक्सचर एक्स, इसको इसमें कहा जी ये है अननोन मिक्सचर है, ठीक है, एक्स। अच्छा, सैंपल ए हो गया बी सी डी। फाइंड नंबर 1 द कंपोजिशन ऑफ अननोन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एक्स, एक्स में कौन कौन है। दूसरी चीज क्या बतानी है उसमें कि विच सैंपल इज इम्प्योर, ठीक है, विच सैंपल इज इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है कि मोर देन वन उसमें कंपोनेंट सॉल्यूट ज़ाहिर मौजूद होंगे, सिंपल इस तरह कह सकते हैं इसको। तो अब आप गौर से देखें कि ये हमारे पास देखें कि यहाँ पे ये x के सामने कौन है, एक ये है और ये है, x में दो चीज़ें हैं, तो ये आपके पास क्या है b है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये कौन है, ये कौन है, ये c है। तो b एंड c ये दो हैं। अच्छा, इस ये भी c के सामने है, लेकिन ज़ाहिर ये दोनों सेम है, तो जो पहले आ रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें कि कंपोजिशन जो है ना वो क्या है, बी और सी मौजूद हैं। दूसरा उसने बताया कि सैंपल ये हमारे पास सैंपल ही है, ये हमारे पास क्या है, ये 5 ये सैंपल्स हैं। अब इसमें एक ज़्यादा सिंपल सी बात है, देखिए इसके पास भी एक है प्योर चीज़ है, इसके पास भी एक सॉल्यूट एक कंपोनेंट है प्योर चीज़ है, इसके पास भी एक है प्योर चीज़ है, इसमें एक से ज़्यादा है, ये दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सैंपल डी जो है ना, ये क्या है हमारे पास, ये इम्प्योर है, क्या है, ये इम्प्योर है। अच्छा, इसमें है कौन कौन, वैसे ये देखना चाहेंगे आप कि इसमें देखें इसके सामने ये कौन है, तो ये आपके पास ए है, ठीक है, और यहाँ से क्या कह सकते हैं आप, सी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए एंड सी इसमें मौजूद है, ठीक हो गई ये बात। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, इसमें 8 लास्ट रह गए, 9 और 10 तो लॉन्ग हैं, एक थोड़ा है उसमें बताता हूँ, कुछ मैथमेटिकल इसमें है। अच्छा, अब इसमें देखें कि वो जो कह रहा है कि जनाब इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट, ठीक है, ये लिख देंगे आप, बुक में लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले आपने पार्टीशन लॉ की, ठीक है, पार्टीशन लॉ जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, इसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल लेयर्स इन ए कांस्टेंट रेशियो इररिस्पेक्टिव